स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो भारतीय वास्तुकला का टॉपिक है। ठीक है, तो पिछले लेसन में हमने हड़प्पाई सभ्यता की वास्तुकला के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और एक हड़प्पा सभ्यता में जो हमारे स्थल हैं, चाहे सुरकोटड़ा हो या मोहनजोदाड़ो हो, राखीगढ़ी, बनावली, तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियों के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हमारे को कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी कृतियों से व्यवहार करने में बहुत कुशल थे। सबसे अधिक मोहरें, कांस्य मूर्तियां और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये कहना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, यानी जो कारीगर थे, ठीक है, जो मूर्तियां बनाने वाले जो कलाकार थे, वो क्या करते थे, इतने अधिक स्किल्ड थे, यानी इतने अधिक उनमें कौशल था कि वो 3D यानी 3 आयामी जो मूर्तियां हम बात करते हैं, तो 3D में वो मूर्तियां बनाते थे और बहुत ही अच्छी और उच्च लेवल की, ठीक है, अच्छी किस्म की मूर्तियां वो बनाते थे। और देखो क्या कर रहा है, पहले हम मोहरों की बात करते हैं। तो मोहरों में क्या कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पुरातत्वविदों को सभी उत्खनन स्थलों से अलग अलग आकार व प्रकार की कई मोहरें मिली है। क्या कहना है मित्रों, ये कह रहा है कि जो पुरातत्वविद हैं, ठीक है, उनको उत्खनन स्थलों से अलग अलग आकार व कई प्रकार की मोहरें मिली है, जहां अधिकांश मोहरें वर्गाकार हैं, त्रिकोणीय हैं, कई आयताकार हैं, तो कई वृत्ताकार मोहरे के भी उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में जो हमारे को मोहरें यानी जो सील हमारे को जो प्राप्त हुई है वो क्या वर्गाकार ही है या त्रिकोणीय ही है, नहीं कहीं, ठीक है, तो वो वर्गाकार भी हैं, त्रिकोणीय भी है, आयताकार भी है, यानी और वृत्ताकार भी, यानी उनके वो जो मोहरे हैं वो अलग अलग आकार में हैं। ठीक है, एक फिक्स उनका आकार नहीं है। और कह रहा है यद्यपि मोहरे बनाने के लिए नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम पत्थर स्टेटाइट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था, हालांकि अगेट, चर्ट, तांबा, कांचाब और टेराकोटा की भी मोहरें मिली हैं। तांबे, सोने और हाथी दांतों की मोहरे के भी हमें कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। ये कहना चाह रहा है मित्रों कि मोहरे बनाने के लिए जो हम धातु का या जो पत्थर का उपयोग करते थे, तो उनमें ये कह रहा है कि एक मुलायम पत्थर होता था स्टेटाइट नाम का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। स्टेटाइट नाम का एक पत्थर होता था और उससे जो है अधिकांश मोहरें हमारे को बनी हुई मिली है। इसके अलावा हम अगर हम चर्चा करें तो तांबा है, टेराकोटा है, यानी मिट्टी की मोहरें बना करके उसको मिट्टी में आग में जब पका देते थे तो वो उस टेराकोटा की मोहरें भी हमारे को देखने को मिली हैं। साथ ही तांबे, सोने और हाथी दांत की मोहरें भी हमारे को वहाँ देखने को मिलती है। क्लियर है। कह रहा है अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में मुद्रा लेख भी है, इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी मित्रों क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे को मोहरें वहाँ मिली है, उन मोहरों पर जो लिखा हुआ है कैसे, चित्राक्षर लिपि है, यानी चित्रों के माध्यम से हमारे को वहाँ मोहरों पर चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं। यानी उन चित्रों के माध्यम से ही हम उन मोहरों को पहचान सकते हैं और उन जो चित्र हैं उन चित्रों को आज तक भी अभी तक उन चित्रों को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। लिपि अधिकांशतः बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन द्विदिशात्मक लेखन शैली अर्थात एक पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं भी पाई गई। यानी मित्रों हड़प्पाई सभ्यता में जो हम स्क्रिप्ट की बात करते थे, लिपि की जो बात करते हैं हम, ठीक है, तो वो जो लिपि है हड़प्पाई सभ्यता में वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की बात हो गई। ठीक है, और कुछ ऐसी हमें देखने को मिली है मोहरें वहाँ जहाँ जो है दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं भी हमारे को वहाँ लिखी हुई मिली है। ठीक है, और नेक्स्ट मित्रों क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रा लेख को मस्सी ने दाएं से बाएं लिखा था, लेकिन द्विदिशात्मक जो कि दाएं से बाएं एक पंक्ति पर बाएं से दाएं दूसरी पंक्ति पर उससे उससे भी मिल गया। इन पर पशुओं के सामान्य 5 आकृतियाँ भी है। यानी मित्रों जो हमारे को मोहरें मिली है ना, उस पर जो है कुछ जैसे अक्षर होते हैं ना, वो अक्षर नहीं लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है उन पर, उन चित्रों के उन पर जो है चित्रों के माध्यम से, यानी चित्र उन पर लिखे हुए हैं और चित्रों के माध्यम से जो है उन पर लिखा जाता था और चित्रों के माध्यम से वो उनको समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, सामान्यतः पशु रूपांकन कुबरदार बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बाइसन, बकरी, मारकोर, साकिन, मगरमच्छ आदि के हैं। हालांकि किसी भी मुहर पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला। मित्रों कई बार ये एग्जाम से पूछा गया
क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कौन सा? कि जो हमारे को हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली है उन मोहरों पर किसका हमारे को साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, हड़प्पाई सभ्यता की मोहरों पर गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर, 4 चीज़ें मित्रों आप याद रखना। गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर, इन चारों का चित्रण हमारे को हड़प्पाई सभ्यता की मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर, इन चारों का हमारे को मोहरों पर जो है चित्र वहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और आगे कहता है सामान्यतः मोहरों पर एक और पशु या मानव आकृति है तो दूसरी ओर मुद्रा लेख है, या दोनों ओर मुद्रा लेख है। ठीक है, यानी एक ओर तो पशु की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ जो है मुद्रा लेख, यानी उन पर जो कुछ हम चित्राक्षर लिपि की बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है। साथ ही कुछ मोहरों पर तीसरी ओर भी मुद्रा लेख है। कुछ मोहरों पर जानवर की कल्पना की गई है, कुछ मोहरों पर स्वास्तिक की तरह भी पाई गई है। ठीक है, और आगे कहता है कुछ मोहरों पर कल्पित पशुओं के साथ ही अर्ध मनुष्य और पशु आकृतियां भी बनी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है मित्रों, मोहरों पर मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता था और वे संचार में सहायक होते थे। यानी मोहरों का हड़प्पा सभ्यता में जो उपयोग करते थे लोग, वो करते थे जो व्यावसायिक प्रयोजन के लिए, यानी कोई हमें चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, कोई व्यवसाय करना है तो उनके लिए उनका उपयोग किया जाता था। आगे कहता है मित्रों, एक छेद वाली, याद देखिए, एक छेद वाली कुछ मोहरें शवों पर भी पाई गई है। इससे पता चलता है कि संभवतः इनका प्रयोग ताबीज़ के रूप में किया जाता है। यानी मित्रों कुछ मोहरें हमारे को ऐसे देखने को मिली है कि वहाँ जो है उस मोहरों के अंदर एक छिद्र मिला हुआ है और उस छिद्रों के माध्यम से हमने ये अनुमान लगाया कि शायद इन मोहरों का उपयोग ताबीज़ के रूप में किया जाता था। ठीक है, उसमें छिद्र में धागा डाल के और ताबीज़ के रूप में उसका उपयोग किया जाता रहा होगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो देखो, पशुपति की मोहर और यूनिकॉर्न वाली मोहर। ठीक है, तो ये हमने मोहरों की बात की। और आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पशुपति वाला मोहर, मोहनजोदाड़ो से मिली स्टेटाइट की मोहर में पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। पशुपति के रूप में संदर्भित इस आकृति ने 3 सींगों वाला मुकुट पहना है और चारों ओर पशुओं से घिरी है। आकृति के बाईं ओर हाथी और बाघ है, जबकि दाईं ओर गेंडा और भैंस दिखाई देते हैं। आकृति के आसन के नीचे 2 हिरण दर्शाए गए हैं। यानी मित्रों ये पशुपति की मोहर है। ठीक है, और इस पशुपति की मोहर के बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो मोहर है ना, ये स्टेटाइट नाम का जो पत्थर है उस पत्थर से ये बनी हुई है। ठीक है, और कह रहा है कि एक तरफ तो मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है, ठीक है, और दूसरी ओर जो है पशुओं से घिरी हुई हमें आकृति, चाहे हाथी हो या बाघ है। ठीक है, तो ये हमारे को वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और ये देखो मित्रों, ये यूनिकॉर्न मोहर है। ठीक है, तो मैंने जो आपसे चर्चा की थी ना कि चित्राक्षर लिपि की हम जो चर्चा करते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता में जो मोहर है वो चित्राक्षर लिपि में लिखी हुई है। मोहरों पर हमें चित्राक्षर लिपि देखने को मिलती है। तो ये ऐसे जो चित्र है ना, ऐसे एक्स बना दिया या ऐसे कोई 2 लाइनें खींच दी, तो इसी को करें चित्राक्षर लिपि। और आज तक का इतिहास है मित्रों, इस चित्राक्षर लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी इन चित्रों का मतलब क्या है आखिर। ठीक है, तो कोई भी इतिहासकार आज तक इस चित्राक्षर लिपि को नहीं पढ़ सका है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की मोहरों की। अब हम मित्रों चर्चा करने जा रहे हैं मूर्तियों के बारे में, यानी हड़प्पाई सभ्यता में हमारे को कौन कौन सी मूर्तियां जो है वो देखने को मिलती है वहाँ पे। ठीक है, तो उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हड़प्पाई सभ्यता व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की प्रथा की साक्षी थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में हम जो है मूर्तियाँ अगर बनाते थे तो कांसे की हम मूर्तियाँ बनाते थे और कांसे की ढलाई के माध्यम से हमें जो है वहाँ मूर्तियाँ देखने को मिलती है। क्या कहता है, कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक या सिरे पर्डू का उपयोग करके बनाया जाता था। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई सभ्यता में जो मूर्तियाँ बनती थी वो कौन सी तकनीक के माध्यम से हम मूर्तियाँ बनाते थे। तो इसको लुप्त मोम तकनीक यानी सिरे परचू का उपयोग करके बनाया जाता था। दोनों ही एक है। ठीक है, दोनों ही नाम आप याद रखिएगा, लुप्त मोम तकनीक या सिरे परचू का उपयोग करके बनाया जाता था। इस तकनीक में मोम की मूर्तियों पर पहले गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था और तब सूखने दिया जाता था। इसके बाद मिट्टी से लेपित मूर्तियों को गर्म किया जाता था। इसके अंदर की मोम पिघल जाती थी। फिर एक छोटे से छेद के माध्यम से मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु डाल दी जाती थी। धातु के ठंडा हो जाने पर जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था और जैसे ही मोम की आकृति होती थी उसी आकार की धातु की आकृति तैयार हो जाती थी। आज भी इस तकनीक का उपयोग देश के कई भागों में प्रचलन में है। यानी मित्रों हड़प्पाई सभ्यता में लोग मूर्तियां बनाते थे लुप्त मोम तकनीक के माध्यम से। ठीक है, कैसे बनाते थे, पहले हम क्या करते थे कि मोम की मूर्तियों पर जो है पहले हम क्या करते थे, गीली मिट्टी का लेपन करते थे। ठीक है, तब उसको सूखने देते थे। यानी एक मूर्ति है मोम की हमने मूर्ति बनाई, उस मोम की मूर्ति के ऊपर हमने गीली मिट्टी का लेपन कर दिया। ठीक है, जब वो गीली मिट्टी उसके ऊपर सूख गई ना,
तो सूखने के बाद जो है हमने उसको पकाया, उस पूरी मूर्ति को पकाया, तो अंदर की मोम जो है, जो हमने मोम की मूर्ति बनाई थी, वो मोम अंदर की पिघल गई। हमने फिर क्या किया, एक छिद्र के माध्यम से उस अंदर वाली सारी मोम को बाहर निकाल दिया, और उसी छिद्र के माध्यम से हमने उसके अंदर पिघला हुआ कांसा डाल दिया। ठीक है, तो पिघला हुआ कांसा डालने से क्या हुआ कि जो मोम की हमने मूर्ति बनाई थी ना, वो मोम तो बाहर निकल गया, लेकिन जो मोम की जो आकृति थी ना अंदर मिट्टी के ऊपर, वो ऐसे की ऐसे बनी। और जैसे ही कांसा हमने उसके अंदर डाला, तो उस कांसे के डालने से जो हमारी मूर्ति जिस आकार में थी, उसी प्रकार की मूर्ति हमारे को वहाँ देखने को मिल जाती है, बन जाती है मूर्ति। और फिर हम जो उसको मिट्टी को, बाहर की मिट्टी को हटा देते हैं, और इस प्रकार से हमारे को मूर्तियाँ वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि आज भी इस तकनीक का उपयोग जो बहुत से लोग करते हैं मूर्तियाँ बनाने के लिए। क्लियर है। एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो मोहनजोदाड़ो की कांसे की नर्तकी और कालीबंगा का कांसे का बैल। मैंने आपसे पिछले लेसन में भी चर्चा की थी कि मोहनजोदाड़ो से हमें कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। ठीक है, और मैंने इस डायग्राम को वहाँ भी बताया था। ठीक है, तो ये कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति है जो हमें मोहनजोदाड़ो को से देखने को, यानी मोहनजोदाड़ो से हमारे को प्राप्त हुई है। ठीक है, कई बार इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें कौन से स्थल से मिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, मोहनजोदाड़ो से मिली है, ना कि हड़प्पा से। क्लियर है। और कालीबंगा से हमें कांसे का एक बैल भी मिला है। कह रहा है नर्तकी की मूर्ति विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की अगर सबसे पुरानी कांसे की अगर मूर्ति है तो वो है कांसे की डांसिंग गर्ल की, जो मोहनजोदाड़ो से हमें जो मूर्ति मिली है वो है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिली 4 इंच की इस मूर्ति में आभूषण पहने हुए एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसके बाएं हाथ में चूड़ियां और दाहिने हाथ पर कंगन और ताबीज सम्मिलित है। यह अपने कुल्ले पर दाहिने हाथ रखे हुए त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बता रहा है कि ये जो मूर्ति है नग्न अवस्था में है, महिला की मूर्ति है। ठीक है, और त्रिभंग मुद्रा में ये जो है मूर्ति हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ये हमने चर्चा की मित्रों, मूर्तियों की हमने चर्चा कर ली, हमने मोहरों की चर्चा की। अब हम मित्रों टेराकोटा की चर्चा करेंगे। यानी टेराकोटा का मतलब होता है मित्रों गीली मिट्टी की, अगर आपने मान लीजिए किसी भी प्रकार की मूर्ति बना दी और उस मूर्ति को पका दिया, तो वो जो मूर्ति पककर जब तैयार हो जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं टेराकोटा। क्या कह रहा है, टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी के उपयोगों को संदर्भित करता है। कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां संख्या में कम है और आकार और रूप में भद्दी है। ये कहना चाह रहा है मित्रों, मैंने आपको पहले बता दिया, पकी हुई मिट्टी से टेराकोटा की मूर्तियां हमने बनाई। और ये कह रहा है कि टेराकोटा की जो मूर्तियां है ना मित्रों, कांसे की तुलना में कम है। यानी कांसे की मूर्तियां वहाँ हमें ज़्यादा मिलती है देखने को, और टेराकोटा की मूर्तियां संख्या में कम है। और कहता है इन्हें पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया गया था और अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा के स्थलों से हमें देखने को मिली है। क्लियर है। सामान्यतः टेराकोटा का खिलौने, पशुओं की मूर्तियां, लघु गाड़ियां और पहिए आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये कह रहा है मित्रों, हमने टेराकोटा की मूर्तियां बनाई, पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाई, और अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा से हमें टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई है। एग्जाम्पल की हम चर्चा करें, कह रहा है मातृ देवी और सींग वाले देवता का मुखौटा। यानी एक सींग वाले देवता है, उसका मुखौटा हमें देखने को मिलता है। और एक मातृ देवी, जो मैंने पिछले भी लेसन में आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो ये मातृ देवी की मूर्ति है। ठीक है, टेराकोटा की ये बनी हुई है, मिट्टी की है। और क्या कह रहा है, मातृ देवी की मूर्तियां अनेक सैंधव स्थलों से मिली है, और जिससे इनका महत्व पता चलता है। यह उन्नत वक्ष स्थल पर लटके हुए कंठहार से सुसज्जित एक खड़ी महिला की अनगढ़ मूर्ति है। यह धोती, कटिवस्त्र और करदनी पहने हुए है। इसने पंखाकार मुकुट भी पहना हुआ है। चेहरे के रूपांकनों को भी बहुत भद्दे ढंग से दर्शाया गया है। कुशलता का अभाव है, संभवतः उसकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती थी। वह उर्वरता की भी देवी रही होगी। यानी मित्रों, इसको एक देवी के रूप में यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मातृ देवी की मूर्ति हमारे को जो है अनेक सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनसे हमारे को ये मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये कह रहा है कि वक्ष स्थल पर, यानी इसकी छाती पर कंठहार है और धोती पहनी हुई है इसने, करदनी कटिवस्त्र इसने पहने हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक विशेषताएं हमारे को यहाँ पे बताई जा रही है। क्लियर है। आगे फ्रेंड्स अब हम चर्चा करें तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मृद भांडों की, यानी जो बर्तन होते थे। मृद भांड का मतलब मृद यानी मिट्टी और भांड यानी बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी के जो बर्तन हमारे को वहाँ मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि उत्खनन स्थलों से मिले मृद भांडों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो सादे मृद भांड है और एक चित्रित मृद भांड। यानी एक तो सादे मिट्टी के बर्तन जिन पर चित्र नहीं है, ठीक है, जिनको कलर नहीं किया गया है, और एक है चित्रित, यानी जिनको चित्र
जिन पर चित्र हमने बनाए हुए हैं। कह रहा है चित्रित मृदभांडों को लाल व काले मृदभांडों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पाए गए अधिकांश मृदभांड चाक पर बनाए गए अति उत्तम मृदभांड है। यानी जो हमें मिट्टी के बर्तन वहाँ मिले हैं, तो अधिकांश बर्तन ऐसे हैं जो हमारी जो चाक होता है, ठीक है, जो कुम्हार मिट्टी के जब बर्तन बनाता है तो उस चाक पर ही बने हुए हमारे को अधिकांश बर्तन वहाँ पे मिले हैं। इसके साथ ही कुछ हाथ से भी बने थे, यानी अधिकांश बर्तन हमें ऐसे मिले हैं जो कुम्हार के जो चाक होता है उस पर बना है, और कुछ बर्तन हमें हाथ से बने हुए भी मिले हैं। रंग बिरंगे मृदभांडों के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ है। मृदभांडों का उपयोग 3 मुख्य उद्देश्य के लिए किया जाता था। सादे मृदभांडों का उपयोग अनाज और पानी के भंडारण के लिए, ठीक है, यानी जो बिना चित्र के, यानी जो जिन बर्तनों पर हमने कोई रंग नहीं किया है उनका उपयोग हम पानी के लिए और अनाज के एकत्रण के लिए करते थे, ताकि उनमें जो है किसी भी प्रकार की कोई स्मेल वगैरह नहीं आई पानी में या हमारे अनाज में। ठीक है, और छोटे पात्र या सजावटी आकार में आधे से इंच कम का सजावटी प्रयोजन के लिए किया जाता, यानी जो छोटे छोटे बर्तन होते थे उनका हम उपयोग सजावटी वस्तुओं के लिए रूप में करते थे। और तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेद वाले कुछ छिद्रित मृदभांड भी होते थे। संभवतः इनका उपयोग शराब टपकाने के लिए किया जाता था, यानी कुछ बर्तन ऐसे भी होते थे कि जिनके बगल में और नीचे में छिद्र होता था, ताकि हो सकता है कि उसका उपयोग हम शराब टपकाने के लिए भी करते थे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमने चर्चा की मृदभांडों की, और ये बर्तनों की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये चित्रित मृद भांड है, यानी इन पर लाल और काले रंग से हमने चित्र बनाया हुआ है, और ये छिद्रित मृदभांड है जिन पे छिद्र हमारे को बने हुए मिलते हैं, और एक हमें नीचे भी छिद्र देखने को मिलता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आभूषणों के बारे में। ठीक है, यानी हड़प्पाई सभ्यता में जो लोग रहते थे कौन कौन से आभूषण वे पहना करते थे। ठीक है, तो उन सभी की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर के हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी विविधतापूर्ण सामग्री का उपयोग करते थे। यानी क्या कह रहा है, एक तो वे मूल्यवान धातुओं की, यानी मूल्यवान धातु और रत्नों से अपने आभूषणों को बनाते थे, साथ ही हड्डियाँ जो होती थी और पकी हुई मिट्टी उनका भी वे उपयोग करते थे। किसके लिए? वो आभूषण बनाने के लिए। ठीक है, तो जेवर वगैरह बनवाने के लिए वो उसका उपयोग करते थे। कह रहा है पुरुष और महिलाएं दोनों कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियां जैसे आभूषण पहनते थे। करदनी, झुमके, पायल केवल महिलाएं ही पहनती थी। यानी कहना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग होते थे ना मित्रों, महिलाएं तो पहनती ही थी आभूषण, साथ ही साथ पुरुष भी वहाँ जो है आभूषण पहना करते थे। और चाहे कंठहार की चर्चा करो या पट्टिका की या बाजूबंद की, और अंगूठिया तो मित्रों महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं, लेकिन बाजूबंद और कंठहार इनकी बात कर रहा है कि ये जो है आभूषण पुरुष भी पहना करते थे। और कह रहा है कि करधनी, झुमके और पायल ये केवल महिलाएं ही पहना करती थी। क्लियर है? आगे हम चर्चा करें। कह रहा है कार्नेलियन, नीलम, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट आदि से बने हुए मनके भी काफ़ी लोकप्रिय थे और बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता था। यह बात चनहुदड़ो और लोथल से मिले कारखानों से स्पष्ट है। यानी मित्रों चनहुदड़ो और लोथल, वहाँ पे हमें ऐसे कारखाने जो है खुदाई में मिले हैं कि वहाँ से हमें जो है कार्नेलियन हो चाहे नीलम हो, क्वार्ट्ज या स्टेटाइट है, ठीक है, तो इनके जो है मनके भी हमारे को वहाँ पे देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट कहता है कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। उन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काटा जाता था। तकवे और घिरनी महंगी काचाप के साथ साथ सस्ती मिट्टी से भी बनाए जाते थे। यानी मित्रों कह रहा है कि हड़प्पाई जो लोग होते थे ना, वो कपड़ों के लिए क्या करते थे, कपास और ऊन का उपयोग करते थे। ठीक है, और सबसे पहले मित्रों अगर आपसे मैं चर्चा करूं तो कपास की खोज जो की थी ना मित्रों, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खोज की थी। ठीक है, और कपास को हम जो है सिंदन भी कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि साथ ही बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति भी सजग थे। नेक्स्ट क्या कर रहा है मित्रों, नेक्स्ट हम चर्चा करें तो देखो दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा शरीर का ऊपरी हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता में मिली पाषाण मूर्तियों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। कल भी मैंने यानी पिछले लेसन में भी मैंने आपसे मित्रों चर्चा की थी इस बात की कि मोहनजोदाड़ो से हमें दाढ़ी वाले पुजारियों की एक मूर्ति मिली है, और उसी की यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि ये जो मूर्ति है ना मित्रों, एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरणों से, यानी उत्कृष्ट उदाहरणों में हम इसको गिन सकते हैं। और मिट्टी की, ठीक है, यानी कि जो ये पाषाण की जो मूर्ति है, ठीक है, पत्थर की ये मूर्ति है, हमारे को वहाँ से
मोहनजोदाड़ो से खुदाई में मिली है। यह तिपतिया पैटर्न वाली शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है। आंखें लंबी है, आदि बंद है, जैसे कि वे ध्यान मुद्रा में हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद और सिर पर शादी बनी हुई पट्टिका है। यानी इस मूर्ति के बारे में हमारे को कह रहा है कि दाढ़ी वाले पुजारी की ये मूर्ति है, ठीक है। और ये सोल तिपतिया सोल है, यानी एक डिजाइन वाली सोल है, उसमें लिपटा हुआ है, आधी आंखें बंद है। हो सकता है कि ये ध्यान मुद्रा में मूर्ति बनाई गई हो। क्लियर है। और नेक्स्ट हम चर्चा करें तो पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति पाषाण मूर्ति कला का एक और नमूना है। धड़ की दिशा आगे की ओर है, इसमें कंधे अच्छी तरह से पके हुए हैं, पेट निकला हुआ है, संभवतः सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छिद्र है। यानी पिछले लेसन में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो पुरुष धड़ है लाल बलुआ पत्थर से मिला हुआ, तो ये जो पुरुष धड़ है हमें वहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है मित्रों। और आगे हम चर्चा करें फ्रेंड्स, तो आगे का लेसन जो होगा हमारा मौर्य कला और स्थापत्य कला की अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है। यानी आज हमने चर्चा की जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे वास्तुकला की हम चर्चा करें, या आभूषणों की बात की, मूर्तियों की भी हमने बात की, और साथ ही साथ हमने मोहरों की बात की। ठीक है। तो अगले लेसन में हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों जो हमारी मौर्य कला और मौर्य काल में जो स्थापत्य कला बनी। ठीक है। चाहे हम उसमें बात करें महलों की बात करेंगे, ठीक है, फिर हम उसमें जो स्तूपों की बात करेंगे। ठीक है। एक बार मैं आपको और भी दे दूं तो देखो मौर्य कला में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है। महलों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। महलों की हम चर्चा करेंगे, महलों के बाद हम स्तूपों की बात करेंगे। ठीक है। यानी जो सांची के स्तूप हैं या और भी जो स्तूप हमारे भारत में बने हुए हैं, ठीक है, उन सभी की बात करेंगे। सारनाथ के स्तंभों की हम बात करेंगे। ठीक है। और फिर हम गुफाओं की भी आगे लेसन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ मित्रों मेरे साथ बने रहिए, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। और इंडियन पॉलिटी की क्लासेज अपनी चल ही रही है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।